नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अधिकारी वाला यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध देख लिया था, किस तरह बंगाल में अंग्रेज काबिज हो चुके थे। अब हम लोग देखेंगे कि बंगाल में किस तरह गवर्नर जनरल आए और उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल का सफ़र तय किया। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। बंगाल व भारत के गवर्नर जनरल, इसकी हेडिंग भी यही है। पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या था कि शुरुआत में जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने गवर्नर बनाए, जैसे क्लाइव बना, वेलेस्ट बना। उसी में आपके प्लासी और बक्सर के युद्ध में आपने पढ़ा था। क्लाइव के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की। इसके बाद जब ये वॉरेन हेस्टिंग्स बन के आया तो इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और ये सबसे लंबे समय तक बंगाल में गवर्नर जनरल रहने वाला व्यक्ति भी बना, 1773 से 85 तक। इसने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया। द्वैत शासन को डाकू राज्य की संज्ञा दी गई थी। वहाँ के लोगों ने कुछ विद्रोह भी लोगों ने किया था। एक माल गुजार था कोई, उसके विरुद्ध देवी चौधरानी का विद्रोह फेमस है, और सन्यासी विद्रोह भी उसी समय हुआ था तो वो भी फेमस है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि कंपनी की गतिविधियाँ जो थी अनियमित थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसी तरह 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि इसमें गवर्नर जनरल और एक 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई। अब गवर्नर जो था वो इन 4 सदस्यों से पूछ कर ही काम कर सकता था और उसके लिए बहुमत आवश्यक होता था। और फिर 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई, एक को हटा दिया गया और गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ थी वो बढ़ना शुरू कर दी गई। इसी तरह वॉरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल में ही पहला अंग्रेज मराठा युद्ध होता है, 1775 से 82 के बीच में, और इसी युद्ध में साल बाई की संधि होती है और इसमें मराठा विजयी होते हैं। मराठा विजयी होते हैं। मराठा विजयी होते हैं। तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध जो होता है 1780-84 के बीच में होता है। इसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में होता है। मराठों से सहयोग करते हैं ये लोग, अंग्रेज लोग मराठों को सहयोग करते हैं और फिर हैदर अली मराठों को अपने पक्ष में कर लेता है, तो ये लोग युद्ध में पराजित हो जाते हैं। कहते हैं कि दूसरा मैसूर युद्ध जो है, बक्सर के युद्ध के बाद अगर कोई पराजित किया है अंग्रेज़ों को तो हैदर अली ने ही पराजित किया था। ठीक, कुछ इसने काम भी किए, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसी समय हुई 1784 में, विलियम जोन्स ने की। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की इसने, राजस्व के अनुमान लगाने के लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, बाड़े की नीति का भी पक्षधर था। कहते हैं इसका जन्मदाता इसी को माना जाता है। बाड़े की नीति क्या, कि राजाओं को घेर लिया जाए। जैसे जानवरों को घेरने के लिए बाड़ा बनाया जाता है ना, जगह जगह आपने देखा होगा कि जो गांव से संपर्क करते हैं तो बाड़े बनाए जाते थे बड़े बड़े, तो वैसे ही इसने भी राजाओं को घेरने के लिए बाड़े की नीति का प्रयोग किया। तो रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी का भी जनक कहा जाता है। इसने बंगाल में अदालत की स्थापना की। कहते हैं अदालत का पेशा इस वॉरेन हेस्टिंग के समय ही अस्तित्व में आया, वकालत का पेशा जो था। तो पेशे के रूप में वकालत पहले भी होती थी अदालतें, लेकिन राजा होता था उसमें, लेकिन अब इन्होंने क्या, सदर दीवानी और निजामत, ये राजा वाली थी और ये राजस्व से संबंधित थी, तो कंपनी दीवान हो चुकी थी। इसी बीच में एक चैत सिंह का मसला आया। बनारस के राजा था चैत सिंह। जैसे हम लोगों ने देखा है कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला से इसको बनारस और गाजीपुर की इसको चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसी के तहत चैत सिंह को वहाँ का राजा बनाया जाता है। तो इससे घूस मांगता है ये 5 लाख रुपए। कहता है मुझे 5 लाख रुपए दो। चैत सिंह कहता है मेरे पास तो है ही नहीं इतना, आपको जितना देना दे चुके हैं। तो इसको बर्खास्त कर देता है राजा पद से, और एक महीप सिंह होते हैं उनको राजा बना देता है बनारस का। और एक इसके समय का एक अन्य विवाद है नंद कुमार का। नंद कुमार जो था वहाँ का कोई अमीर आदमी था, तो उसने कहा कि आप, ऐसा है कि आप अब जो अवध की बेगमें हैं उनसे घूस लेते हो। तो इल्ज़ाम लगाया तो उसको फांसी दे दी गई। इसका हाई कोर्ट में 1772 में ही बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी।
बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसका जो न्यायाधीश थे, जज जो थे इसके न्यायाधीश थे, वो एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे। नाम सुन के लग रहा है कि कोई महिला थी, लेकिन ये पुरुष थे, तो इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा इनसे। स्क्रीन में दिख नहीं रहा है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अब दिखने लगा होगा, है ना? संस्कृत पाठशाला की इसी समय स्थापना की गई बनारस में जोनाथन डंकन डंकन के द्वारा। यही सब एग्जाम में पूछा जाता है, आरओ हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें यही पूछा जाएगा आपका। जोन्स, विलियम जोन्स और एक ब्रुक थे, उन्होंने मिलकर लिखा डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई है 1781 में। हेस्टिंग्स ने ही स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की, तो वो हेस्टिंग्स ने की है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अनुवाद ग्रंथ इंग्लिश में उस समय अनुवाद किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को भी बंगला की अच्छी जानकारी थी, फारसी का अच्छा जानकार था भाषा में। कहते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है 1789 में इसका अनुवाद किया विलियम जोन्स ने। ये पहली भारतीय रचना है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। गीत गोविंद का भी अनुवाद किया गया। गीत गोविंद जो है मध्यकाल की रचना है, जयदेव ने लिखी थी। श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है ये। गीता हितोपदेश का भी चार्ल्स विल्किंस ने अनुवाद किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा खास चीज़ें इसमें है नहीं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आया इसके बाद 1786 टू 93 तक। जो 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, उसके तहत इसकी शक्तियाँ और बढ़ गई थी। अब ये सर्वे सर्वा हो चुका था, अपनी बात मनवा सकता था। अगर कोई भी जो परिषद थी जो गवर्नर जनरल की, उसमें 3 सदस्यों में अगर कोई भी एक सदस्य का साथ देता था, तो ये अपना एक्ट जो पारित करना होता था, इसको हुकुम हुकुम वो कर लेता था ये। कलेक्टर की नियुक्ति की गई। इसके समय में कलेक्टर का पेशा कॉर्नवालिस के समय में ही अस्तित्व आया, राजस्व वसूली के लिए। इसने अलग से ही लोगों को नियुक्त किया और 1% कमीशन देता था। जो उसमें उनकी सैलरी होती थी, और जो राजस्व वसूलते थे उसमें से कलेक्टर जो होते थे उनको 1% का कमीशन देता था, 1% का। सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। इसने स्टेट सर्विस को जन्म दिया एक तरह से, मान लीजिए। स्टेट प्रोविंशियल सर्विस होता है एसपीएस, उसका ये जनक था। सिविल सर्विस है एसपीएस का। कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया, इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आया एक तो, और न्यायिक सुधार किए गए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या था कि इसमें शक्तियाँ जो थी एक व्यक्ति को देने के बजाय अलग अलग व्यक्तियों को दी गई। इसकी न्यायपालिका की, विधायिका की और कार्यपालिका की। इस अधिक न्यायिक सुधार में क्या किया इसने कि अंग भंग की सजाएं समाप्त कर दी इसने। लोगों के आँख नाक काटना मना कर दिया गया, ये सब चीज़ें थी। इसी के समय में तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध होता है टीपू के द्वारा। हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है और अंग्रेज मैसूर युद्ध प्रारंभ हो चुका है 1790 से 92। इसके तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। हैदर अली को कुछ रकम देनी पड़ती, 2-3 करोड़ रुपए, और अपने दो पुत्रों को इस अंग्रेजों के पास बंदी के रूप में रखना स्वीकार करना पड़ता है। काफ़ी बेइज्जती होती है हैदर अली की, वो टीपू सुल्तान की। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त इसने प्रारंभ किया, जो जमींदारों के साथ किया जाता था। ठीक है। गाजीपुर में मृत्यु हुई थी इसकी। लोग पूछते हैं कि कानवारसी की कब मृत्यु हुई थी, तो गाजीपुर में हुई थी। याद रखिएगा कहाँ हुई थी, तो गाजीपुर में। और इसका कहना था कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्ट है। कानवालिस ने क्या कहा? प्रत्येक भारतीय भ्रष्ट है। कभी अगर आ जाए कि ये किसका
कथन है तो कॉर्नवालिस का है। प्रत्येक भारतीय भ्रष्ट है। ये कॉर्नवालिस का ही कथन है। जॉन सॉर इसके उत्तराधिकारी के रूप में आया 1793 से 98 के बीच में। इसके समय में एक अनोखी घटना घटी, कह सकते हैं घटना ही घटी। 1793 में एक चार्टर एक्ट आया। जो चार्टर एक्ट हुआ करते थे, ये 20 वर्ष के लिए जारी किए गए थे। अंग्रेज जो लोग जो थे, ब्रिटेन में कोई कानून पारित होता था, उसी कानून को इनके सभी उपनिवेशों में एक समान रूप से लागू करने के लिए लागू करने को चार्टर कहा गया। तो ये 20 वर्ष के लिए थे। पहली चीज़ तो ये अगर ये आ जाए तो 20 वर्ष के लिए थे ये, 20 वर्ष के लिए। और कुल 4 चार्टर आए थे। ये हम लोगों ने पॉलिटी क्लास में ही पढ़ा हुआ है। इसने बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। अगर कभी आ जाए प्रश्न कि बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया, तो जॉन सोर ने। शिशु हत्या पर रोक लगा दी गई 1794 में। इलाहाबाद की कंपनी को साम्राज्य में विला कर लिया गया। इलाहाबाद का, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, ये सब इसमें मिक्स थे, तो उसका इलाहाबाद का कंपनी में विलय कर लिया गया। 1794, अगर 93 के चार्टर एक्ट जानना चाहते हैं तो इसमें क्या 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 प्रावधान क्या थे, ये देख लीजिए कि भारतीयों को उच्च पदों से प्रतिबंधित कर दिया गया। अब वो तो सेना में जैसे होता था, अंग्रेजों की सेना में, तब सूबेदार से ऊपर का पद उनको नहीं दिया जाता था। और भारत में मिशनरीज का भी आना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, इसी चार्टर एक्ट के तहत पहली बार प्रावधान आया था। शिशु हत्या पर रोक लगाई गई थी, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है 1794 में। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, इसने एक सहायक संधि प्रणाली शुरू की 1798 में। और हैदराबाद पहला राज्य जो था, उसने सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर ने स्वीकार किया। ये वेलेजली जो था सहायक संधि प्रणाली लाया था। इसका प्रारंभिक अगर स्वरूप देखा जाए सहायक संधि का, तो ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले लाया था। तो इससे लिख सकते हैं कि प्रारंभिक रूप, है ना। प्रारंभिक रूप जो है, ये डुप्ले लाया था, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। डुप्ले, कभी पूछा जाए कि सहायक संधि का प्रारंभिक रूप जो था कौन लाया था, डुप्ले लाया था। इसने क्या किया था कि हैदराबाद के निजाम जो थे, उनके चंदा साहब थे एक, उनके नवाबी पद के लिए डुप्ले सहयोग मांगा उन्होंने, और ये संधि प्रणाली उसने ही लागू की। इसमें क्या करते थे सहायक संधि में कि एक अपना सिपाही नियुक्त करते थे और चारों तरफ से घेर लेते थे राजाओं को, कि हमारे ही हमारा सारा दायित्व है आपकी सेना के लिए, अब आपको हम ही बचाएंगे, अगर कोई हमला करता है तो हम ही आपको देखेंगे। एक तरीका से समझ लीजिए कि नाटो है ये, नाटो, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जो है पश्चिमी देशों का। ये रसिया के विरुद्ध आया था नाटो जैसे, वैसे ये लाए थे ये लोग। वैसे कर्नाटक युद्धों में इसकी भूमिका आई थी, कर्नाटक युद्धों में। ये पूछा भी जाता है कर्नाटक युद्ध कभी कभी। शुरू कर सकते हैं, है ना। अगर पूछा जाए कि ये सहायक संधि का प्रारंभिक रूप जो है इस युद्ध के समय आया, तो कर्नाटक युद्ध। कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें से कभी कभी पूछा जा सकता है कि पहले कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि ला सापेल की संधि हुई थी। ला सापेल या सापले बोल सकते हैं, ला सापेल की संधि हुई थी, ला सापेल की। ठीक, ला सापेल संधि।
दूसरे में पौंडीचेरी की संधि हुई थी, या पुडुचेरी की संधि हुई थी, ठीक है। और तीसरे में पेरिस की संधि हुई थी। ब्रिटेन में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो जब वहाँ पे इनके जहाज़, कुछ ब्रिटेन के जहाज़ों को फ्रांसीसियों ने पकड़ लिया, तो वहाँ पे जो युद्ध हो रहा था ब्रिटेन में, तो वहाँ की जगह यहाँ पे भी अंग्रेज़ लोग थे भारत में, तो यहाँ पे भी शुरू हो गया था युद्ध। जब वहाँ पे संधि हुई लासा अप्रैल की, तो भारत में भी संधि हो गई थी। और ये पौंडीचेरी की संधि भी इस तरह थी, पेरिस संधि भी ऐसी थी। ये पौंडीचेरी की संधि जो थी, यही थी, नवाई पद के लिए ही थी संधि। ये दोनों संधियाँ ऐसी ही थी। आगे बढ़ते हैं। तो पहला कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? हैदराबाद, 1798 में। फिर मैसूर आया, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर ने स्वीकार की। इसने फिर 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको शिक्षित किया जाता था। ठीक, अंग्रेज अधिकारियों को ही शिक्षित किया जाता था, क्योंकि कलेक्टर का पैसा चालू हो गया था, सिविल सर्विस का प्रारंभ हो चुका था, स्टेट सर्विसेज का। तो अंग्रेजों को, अधिकारियों को भारतीयों के बारे में बताने के लिए, भाषा जैसे हिंदी भाषा है सीखने के लिए, और भी चीज़ें थी, तो वह सब चीज़ जानकारी इसमें दी जाती थी। आगे देखते हैं। चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799 में होता है। टीपू मारा जाता है, श्रीरंगपट्टनम उसकी राजधानी होती है, वहाँ के गेट पे ही मारा जाता है। ऑर्थर वेलेजिली होता है, वो मारता है उसको, ठीक है। तो चौथा अगर पूछा जाए कभी, तो ऑर्थर वेलेजिली इसका भाई होता है, वेलेजिली का, ऑर्थर वेलेजिली। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। तृतीय अंग्रेज मैसूर मराठा युद्ध होता है, मैसूर युद्ध तो हो चुका है, मराठा युद्ध होता है सेकंड, 1803 से 5। यहाँ बसिंग की संधि होती है। ये बाजीराव सेकंड बसिंग की संधि करता है, और सहायक संधि को स्वीकार करता है इसी में ही। ये पानी के जहाज में होती संधि। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध में जो पेशवा के सहयोगी होते हैं, एक एक करके पराजित होते हैं। कौन कौन? भोसले, देवगांव की संधि होती है भोसले के साथ, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है, होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि होती है। ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक तरह से एग्जाम के लिए रिवीजन चल रहा है आपका, और ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से ही इसको कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा भाग आता है, और अंग्रेज़ों से काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जॉर्ज बार्लो आया इसके बाद 1805 से 7। एक तरह का कार्यवाहक गवर्नर जनरल मान सकते हैं था, क्योंकि 2 साल इसने शासन किया। इसके समय में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ। अब ये तो नहीं पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल के समय वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ, लेकिन कभी कभी मैचिंग में दे देते हैं, विद्रोह दे देंगे वेल्लोर का और सन पूछेंगे सारे विद्रोह देकर। तो याद रखिएगा कि 1806 में हुआ था ये। लॉर्ड विंटो, इसके समय में क्या हुआ था कि रणजीत सिंह से चार्ल्स मेटकाफ द्वारा संधि होती है अमृतसर की, और कहते हैं कि आपके सतलुज की उत्तरी सीमा जो है आपका अब अधिकार है, आप इसको पार नहीं करेंगे। रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रणजीत सिंह जो थे सुकर चकिया मिस्र थे, रावियों चिनाब के बीच में है ये मिस्र। और इनके पुत्र थे खड़क सिंह, शेर सिंह, नौ दिलीप सिंह, नौ निहार सिंह। इनकी मृत्यु के बाद खड़क सिंह बनते हैं, फिर शेर सिंह नौ निहार सिंह आते हैं, फिर शेर सिंह, और फिर अंतिम होते दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के समय में ही 1849 में, इनके समय में ही 1800, अभी हम लोग आगे देखेंगे, 1849 में लॉर्ड डलहौजी जो होगा, वो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेगा, और इनको लंदन भेज दिया जाएगा 5 लाख की पेंशन देकर। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। 1813 से 23 इसने क्या किया कि विले जिले की, पहले तो संधियों का इसने विरोध किया कि इसने बहुत गलत काम किया है, लेकिन इसने भी विले जिले के बराबर ही साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया भारतीय साम्राज्य को। इसके समय में 1813 का चार्टर एक्ट आया। हम लोग पढ़ चुके थे कि 1817 कुल 4 चार्टर एक्ट आए थे 20 वर्ष के लिए। तो पहला चार्टर एक्ट जो था 1793 में आया, 1813 में आया। इसमें क्या कहा गया कि मिशनरीज ने धर्म का प्रचार प्रारंभ कर दिया भारत के भागों में, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। केवल चीन और चाय पर बना रहा, चीन और
चाय पर अधिकार बना रहा। इसके समय में ही अंग्रेज नेपाल युद्ध होता है, पूछा जाता है कभी कभी, संगोली की संधि पूछी जाती है, तो याद रखिएगा संगोली की संधि 1816 में हुई थी, आउटर लोनी। ठीक। ये करीब अगर मंथ आ जाए तो फरवरी 1816 में इसका मंथ है। तो आउटर लोनी ने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध किया। ये गोरखाओं ने ही प्रारंभ किया था युद्ध। कोई गोरखपुर के आसपास कोई जगह थी, तो उस पर अधिकार को लेकर इनमें मतभेद हुआ, तो इन्होंने आक्रमण कर दिया अंग्रेजों पर। पिंडारियों का दमन इन्हीं के समय में हुआ। पिंड अर्थात कच्ची शराब को पीने वाले। ये मराठों के सिपाही थे, परगिर, जो ठेके पे काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो जब मराठों का राज्य संकुचित हुआ, तो ये बेकार हो गए और ये लूटपाट करने लगे, ठगे करने लगे, तो ये सब चीज़ें हुई, तो इनका दमन किया। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ फिर 1817 से 19 के बीच में। इसमें अंग्रेज पूरी तरह से भारत में काबिज हो गए और ये पराजित हो गए, खत्म हो गई इनकी कहानी। पेशवा को पेंशन दे दी गई, बजट दी थी, और उनको कहा गया अब ऐसा है बिठूर चले जाइए। और 2 लाख रुपए करीब पेंशन दी गई, 8 लाख रुपए की, 8 लाख की पेंशन दी गई, और उनको बिठूर निर्वासित कर दिया गया। जब इन लोगों ने क्षेत्र जीता मराठों से, और टीपू सुल्तान से क्षेत्र जीते, तो रायवतवाड़ी बंदोबस्त इन्होंने शुरू किया। हाँ, इसी समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया एल्फिंस्टन ने। ये बॉम्बे का गवर्नर था। एक मुख्य गवर्नर था बंगाल का गवर्नर जनरल, और बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर निरीक्षक के तौर पर देखता था, इनके सारे मसले देखता था। छोटे मोटे मसले तो ये देखते थे, लेकिन मेन चीज़ें वही देखता था, तो इनके ऊपर था। ऐसा कह सकते हैं कि सुपरविजन में रखे गए थे ये दोनों चीज़ें, कि इन पर ध्यान रखिए आप। अगर पूछा जाए कि बॉम्बे या प्रेसिडेंसी या बॉम्बे में किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया, तो एल्फिंस्टन आएगा, और मद्रास में अगर पूछा जाएगा तो टॉमस मुनरो आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये शायद एक बार पूछा भी गया था पीसीएस के एग्जाम में, यूपी पीसीएस में। तो ये आर्थिक 1820 में। महालवाड़ी बंदोबस्त भी लागू किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था 51% में था। रैयत मतलब किसान, किसानों से इसमें लगान लेने का अधिकार बनाया गया। अब ये किसान ही लगान देते थे। महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। ये जेम्स टॉमसन द्वारा लागू किया गया था 1822 में। कहाँ कहाँ? मध्य भारत, बुंदेलखंड, आगरा, और पंजाब में लागू किया गया 1849 में। भाई जब पंजाब अधिकार में आ गए अंग्रेजों के, तो वहाँ भी लागू कर दिया गया। महाल का मतलब होता है मोहल्ला। ठीक। अब यहाँ मोहल्ला की एक पंचायत बना दी गई, अब मोहल्ला वाले इकट्ठा करेंगे और अंग्रेजों को देंगे। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर ने 1817 में। तो ये याद रखिएगा, डेविड हेयर ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 28। इसके शासनकाल की एक ही प्रमुख घटना है कि प्रथम अंग्रेज वर्मा युद्ध होता है। वहाँ के राजा मुंदला होते हैं, और अंग्रेज लोग उनसे जाने का मार्ग मांगते हैं, ऐसा कहा गया, बताया गया है। और वो मना करते हैं, तो इसी पे कार्रवाई होती है, और मध्य वर्मा अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। भाई अंग्रेजों से कौन जीतेगा? और ये आंडू की संधि होती है। इसी बीच में सैनिक विद्रोह भी होता है, बीच में ही, इस युद्ध के पहले की घटना ये है। भारतीय सैनिक होते हैं, वो कहते हैं कि समुद्र को पार करना हमारे यहाँ मना है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र को पार नहीं करना चाहिए था, नहीं तो हमारे यहाँ बेदखल कर दिया जाएगा पंचायत से, हमारी या फिर बिरादरी से, समाज से। तो उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, और उसमें कोर्ट मार्शल का सिर्फ एक ही अर्थ होता था, सबको मार दिया गया। तो ये सैनिक विद्रोह होता है 1824 में। और इसी समय भरतपुर का भी अधिग्रहण कर लेते हैं, एक्विजिशन कर लेते हैं भरतपुर का भी। राजस्थान में है भरतपुर। इसके समय में लॉर्ड विलियम बेंटिंग आए। ये आखिरी बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1800 ये लिखा हुआ है वैसे इसमें, लेकिन जरूरत ही नहीं है। वहाँ के पहले गवर्नर जनरल थे, 1833 से 35 तक थे, और उसके पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनके समय में ही चार्टर एक्ट आया 1833 का, 20 वर्ष हो गए ना, 1813 से 33। इसके समय में अस्थायी विधेयक सदस्य नियुक्त किया गया मैकाले को। इस पे जेम्स मिल का प्रभाव था।
इन्होंने एक पेट्रियोटिक थ्योरी दी, पैतृकतावादी सिद्धांत दिया इन्होंने, पैतृकतावादी। ठीक। इनका कहना था कि हम भारत को सभ्य बना रहे हैं। कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। पहले चीन और चाय बना था, अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, आल्सो टी एंड चाइना। ठीक। आल्सो टी एंड चाइना मतलब चाइना से और चीन से भी इनका अधिकार खत्म कर दिया गया। विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा पर रोक लगाई गई 1829 में। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से संवाद कौमुदी के माध्यम से रोक लगी। 1830 में बिहार और उड़ीसा में भी लागू कर दी गई। मतलब एक कानूनी वो कर दिया गया कि आप कोई करेगा तो उसको जेल हो जाएगी। ठगी का उन्मूलन किया गया। स्लीमैन के नेतृत्व में एक सेना गठित की गई और स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन कर दिया गया 1830 में ही। कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए प्रांतीय न्यायालयों को उसने समाप्त कर दिया। जो न्यायालय बनाए थे उसने ना, वो समाप्त कर दिया उसने। मैसूर और दुर्ग का विलय किया गया इस समय। पूछा जाता नहीं है वैसे, लेकिन याद होना चाहिए। तो मैसूर और दुर्ग का भी विलय हो गया। इस समय में एक एंग्लो इंडियन विवाद आया था, आंग्ल प्राच्य विवाद, भाषा को लेकर कि भाषा शिक्षा जो है किस माध्यम में जाए। आंग्ल प्राच्य विवाद यही था कि शिक्षा किस माध्यम में दी जाए, हिंदी या इंग्लिश में। तो इसी पे विवाद था। तो बाद में अंग्रेजी को ही राजभाषा बना दिया गया 1835 में। और ये कार्य किसने किया? मैकाले ने। ठीक। लॉर्ड मेटकॉफ आता है इसके बाद 1835 से 36 में। ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल था। इसके समय में एक प्रेस एक्ट आया। कहते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। ये पूछा जाता है, प्रश्न आ भी सकता है ये, कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है, तो लॉर्ड मेटकॉफ को। इसके समय में एक आया था प्रेस फ्रीडम एक्ट। लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध इसी के समय होता है 1838 से 42 के बीच में। और इसी के समय में ही रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो जाती है। समझ लीजिए कि 1839 में मृत्यु होती है और करीब 10 सालों में 4 उत्तराधिकारी बनते हैं रणजीत सिंह के। शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, खड़क सिंह, ये सब, दिलीप सिंह। और पंजाब का विलय हो जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही एडन गार्डन का निर्माण होता है कलकत्ता में। एडन इसकी बहन थी ऑकलैंड की। तो जो एडन गार्डन है कलकत्ता में, इसी के समय निर्माण होता है। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44 के बीच में ये आया। इसके समय में सिंध का विलय किया नेपियर ने। सिंध का विलय और ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ। दास प्रथा का अंत किया गया। भाई औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, लोगों को मजदूर चाहिए थे। अगर दास बने रहते लोग तो अंग्रेजों को मजदूर कहाँ से मिलते हैं। इसलिए दास प्रथा का भी अंत कर दिया गया। ये तो पूछा जाता है। 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में इसका प्रावधान था, ठीक है, अंत करने का। और 1833 में, मगर अगर पूछा जाए कभी कि दास प्रथा के अंत का प्रावधान किस चार्टर एक्ट या किस एक्ट के तहत था, तो 1833 के, 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा उन्मूलन का प्रावधान था। ठीक। और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग आएगा इसके समय में ही। इसके समय में ही प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध होगा 1845-46 में। नरबली पर रोक लगा दी गई। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध में लाहौर की संधि होती है। और बालका हत्या पर भी रोक लगाई जाती है। ठीक है। वैसे अगर पूछा जाए कि नरबली पर रोक किस जनजाति में लगाई गई, तो खोंड जनजाति में लगाई गई थी। कौन सी जनजाति थी? खोंड। ठीक। खोंड जनजाति थी। ठीक है। और बालका हत्या पर भी रोक लगाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। डलहौजी फेमस आदमी है। 1848 से 56।
इसका मूल नाम देख लेते हैं पहले। जेम्स एंड्रयू रैमजे इसका मूल नाम था। अगर एग्जाम में आए तो याद रखिएगा। इसके समय में ही द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध होता है 1849 में, और पंजाब का विलय हो जाता है। और कौन होता है? लॉर्ड गफ, क्योंकि भाई डलहौजी थोड़ी लड़ने जाएगा। ये लोग अपने जो गवर्नर होते थे, इनके अधीन जो होते थे सेनापति, उनको भेजा जाता था। तो लॉर्ड गफ थे। तो अगर पूछा जाए कि सेना नायक कौन था अंग्रेज सिख युद्ध में, सेकंड अंग्रेज सिख युद्ध में सेना नायक कौन था, तो लॉर्ड गफ था। ठीक। और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लोअर बर्मा भी अधिकार में आ गया इनके 1852 में ही। इसने एक राज्य हड़प नीति व्यवगत का सिद्धांत पिलाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, व्यवगत का सिद्धांत। और सर्वप्रथम किसका विलय किया गया? सतारा का। ये पूछा जाता है। इसके इसके बाद जैतपुर, संबलपुर, भगाट, फिर 1853 में झांसी, 1856 में अवध का विलय। ये अवध का जो विलय होता है और झांसी का विलय, ये इंपॉर्टेंट है। और सतारा तो इंपॉर्टेंट है ही। अवध के विलय के बाद, अवध का विलय जब हुआ तो ये सबसे कहते हैं भयानक भूल है। तो ये भयानक भूल सिद्ध हुई। इसी ने ही 1857 की क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। भारत में रेलवे का विकास भी इस समय प्रारंभ हुआ। इसने कुछ आधुनिक कार्य भी किए। 1851 में मसूरी में रेल लाइन बिछाई गई। और 16 अप्रैल 1853 में ही मुंबई थाने में रेलवे का काम शुरू हुआ। पहली रेल चलाई गई। दूसरी रेल कब चलाई गई? 1854 में, कलकत्ता से रानीगंज के बीच में। आप पहले बहुत बार पूछ चुके हैं, सेकंड पूछी गई जल्दी, तो याद रखिएगा। लोक निर्माण विभाग PWD का की स्थापना की गई, और गंगा किनार का निर्माण किया गया 1854 में। सबसे बेहतरीन रचना यही कही जाती है। इसके समय में 1853 का चार्टर एक्ट आया। जो विधि सदस्य था उसको स्थायी सदस्य बना दिया गया, और ICS का गठन किया गया, इंडियन सिविल सर्विस का गठन किया गया, जो आज आधुनिक भारत में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। ठीक। ये कौन था? लॉर्ड मैकाले। ठीक। लॉर्ड मैकाले ने गठन किया। और कुछ तो इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं मेरे ख्याल से, देख लेते हैं हम लोग भी। वुड डिस्पैच एक्ट आया। इसमें क्या किया कि कॉलेज और स्कूलों की स्थापना की गई। और पहले 3 विश्वविद्यालय भारत में आए। कौन कौन से? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। एक के साल नहीं बन गए, ये 1856 से 67 के बीच में बनाए गए थे। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। इसके बाद आए लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 57। 1857 का विद्रोह की पृष्ठभूमि बन गई थी इनके समय में ही, और इसके समय में ही विद्रोह भी होता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है 1856 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। कौन होते हैं? ईश्वर, एक मिनट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये विधवा पुनर्विवाह लाते हैं। और खासियत ये होती है इनकी, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर में। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने जो विधवा विवाह किया था अपने बेटे से कराया था पहला, एक प्रतीक रूप में, कि जिससे कि मिसाल बने और लोग प्रेरित हों विधवा विवाह करने के लिए। मतलब उस समय भी इतने जागरूक थे ये, लेकिन आज भी लोग इतने जागरूक नहीं हैं। आज भी लोग शादी नहीं करते हैं विधवाओं से। 1856 में इनफील्ड राइफल के स्थान लेने पर विद्रोह हुआ। इनफील्ड राइफल के स्थान लेने पर विद्रोह हुआ। इनफील्ड राइफल के स्थान पर ब्राउन बेस चलती थी पहले, फिर इनफील्ड राइफल आगे इसको मुंह से खींच के चलाना पड़ता था ना, तो कहते थे चर्बी लगी है इसमें, इस कारण से विद्रोह हुआ। मेन कारण ये था, और बाकी सुरक्षा विभाग थी। अब देख लेते हैं सार हम लोग, कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा है, पढ़ा है।
1765 से 1857 तक का सार। बक्सर का युद्ध हो चुका है, इलाहाबाद की संधि हो चुकी है। 12 और 16 अगस्त को संधि हो गई 1765 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हो गया था, 22 अक्टूबर 1764 में। अंग्रेज मैसूर युद्धों से प्राप्त क्षेत्र मालाबार, डिंडीकुल, बारह महल क्षेत्र और श्रीरंगपट्टनम की संधि। सबसे पहले जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था वो बारह महल क्षेत्र में ही लागू किया गया था। ठीक है, बारह महल क्षेत्र में ही लागू किया गया था। अंग्रेज जो और मराठों से युद्ध प्राप्त क्षेत्र अधिकार ऊपरी दुआब गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, अहमदनगर दुर्ग मिला और कटक भी इनको प्राप्त हो गया। अंग्रेजों का सिख युद्ध होता है सतलुज सिंध का पहाड़ी क्षेत्र, समस्त पंजाब और अंततः सिंध का भी विलय हो जाता है भारत में 1843 में। नेपियर करता है। इसमें जो डिजरायली होते हैं उस समय विपक्ष नेता, वो कहते हैं कि सिंध का विलय करना बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन अब अगर इसको छोड़ दिया तो वो उससे बड़ी भूल होगी। नेपियर ने एक वाद विवाद भी बयान भी दिया था कि भारत तलवार के दम पे जीता गया था और इसको कब्जे में तलवार के दम पर ही बनाया जा सकता है। अंग्रेज वर्मा युद्ध होता है, दो हुए हैं। कौन कौन से? मध्य वर्मा और लोअर वर्मा। लोअर वर्मा 1849 में विलय हो गया था उसका। राज हड़प नीति से अनेक रियासतों का विलय हुआ था। हम लोग जाना कि पहला विलय 1848 में सतारा का होता है, 1853 में झांसी का और 1856 में अवध का विलय होता है। जो अवध के सिपाही होते हैं वो भड़क जाते हैं और 1857 के विद्रोह में साथ देते हैं। तो ये अब तक की हमारी क्लास का सार था। इसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति देखेंगे और आगे के देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी। एग्ज़ाम हमारा आगे बढ़ चुका है। अब हम शायद डेट जो आएगी उसकी 6 या 8 दिसंबर आएगी और 22 दिसंबर को हमारा समीक्षा अधिकारी का पेपर तो है ही, उसके लिए लगे रहिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।